हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द आपको वीडियोस मिलेंगे जिसमें हम ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये इस पर्टिकुलर सीरीज़ का पहला वीडियो होगा। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा बिकॉज ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैराथन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एजम्पशंस, कंक्लूजन्स, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज इफेक्ट, ये सब कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस होंगे। इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हम देखेंगे। मेरी आपसे एक दरखास्त है, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसे स्क्रीन को पॉज करके अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखें। इसी नोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं पहला सवाल एजम्पशंस का है और ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस हम करेंगे इस चैप्टर में, 8 एजम्पशन की क्वेश्चन। और जब भी कोई एजम्पशन का क्वेश्चन आपके पास आए सामने और उस पर एक आर्ग्यूमेंट दिया हो और आपको एजम्पशन पूछा गया हो, तो जो बेस्ट स्ट्रैटेजी जो हमें अप्लाई करनी चाहिए वो ये कि सबसे पहले हम यहाँ पर कंक्लूजन को आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके सामने एक आर्ग्यूमेंट है, उसमें बहुत सारे क्लेम्स हैं। ठीक है, उसमें से कुछ क्लेम्स जो है वो प्रीमाइसेस होंगे और सिर्फ एक सिंगल एक कंक्लूजन होगा। जनरली जब हमें कंक्लूजन ढूंढना होता है तो हम कंक्लूजन इंडिकेटर्स को देखते हैं। अगर कंक्लूजन इंडिकेटर है तो लैंग्वेज फॉलोइंग द कंक्लूजन इंडिकेटर विल बी द कंक्लूजन। और कई बार ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा, तो आपको अपना क्रिटिकल थिंकिंग सेंस, आपको अपना लॉजिकल सेंस अप्लाई करना होगा। चलिए देखते हैं इस आर्ग्यूमेंट में कहाँ पर कंक्लूजन है और क्यों हम कंक्लूजन को ढूंढेंगे ये भी हम देखेंगे, क्योंकि हमें assumption ढूंढना है। चलिए पहला क्लेम देखते हैं। We are in the midst of unprecedented level. Let me just open up with the pointer. Yes. Okay, we are in the midst of an unprecedented level of coordination in hiking interest rates by major central banks. ठीक है, यहाँ पर बात हुई है मेजर सेंट्रल बैंक्स की जिन्होंने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया है। ये पहला क्लेम है और एक लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखती है इसमें क्योंकि सबने एक साथ बढ़ाए हैं शायद। सेकेंड क्लेम कहता है द वर्ल्ड बैंक सेज दैट दीज हाइक्स हैव कम विद अ डिग्री ऑफ सिंक्रोनिसिटी अनसीन इन 5 डिकेड्स। यानी पिछले 5 दशकों में भी ऐसा कभी नहीं देखा गया कि सारे सेंट्रल बैंक्स ने एक साथ सिंक्रोनाइज वे में अपने इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया है। वर्ल्ड बैंक ऐसा बोलता है, ये भी हमारा एक क्लेम है। तीसरा क्लेम है इट्स रिजल्टेड रीएलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज एंड अ कॉन्सिक्वेंट शार्प मूवमेंट इन कैपिटल फ्लोज। यानी इसका एक कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ है कि हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में चेंजेस आए हैं। ठीक है, और हमारे कैपिटल फ्लोज में चेंजेस आए हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्लेम है। फाइनल क्लेम क्या कहता है? फाइनल क्लेम ये कहता है दैट देयरफॉर द रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक मेट्रिक्स। यानी जो कंक्लूजन है वो देयरफॉर की लैंग्वेज के बाद है। हमें पता है चीट कोड, जब भी हम देयरफॉर देखते हैं द लैंग्वेज दैट फॉलोज देयरफॉर इज द फाइनल कंक्लूजन। और यहाँ पर बात हो रही है कि रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट है वो इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक मेट्रिक्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। क्या कहीं पे भी इन पूरे तीनों क्लेम्स में जो हमने ऊपर देखे, यानी वो तीनों प्रेमाइसेस में, हमने कहीं पर भी रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट की बात की? जी नहीं। हमने हाइकिंग इंटरेस्ट रेट्स की बात की, हमने सेंट्रल बैंक्स की बात की, हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में बात की, लेकिन हमने कहीं पर भी रूपी डॉलर एक्सचेंज के रेट की बात नहीं करी। अब हमें एजम्पशन ढूंढना है और एजम्पशंस क्या होते हैं? एजम्पशंस होते हैं मिसिंग प्रेमाइसिस, वो प्रेमाइसिस जो आर्ग्यूअर ने आपको बताए ही नहीं है, टेकन फॉर ग्रांटेड लिए हैं। वो एक ऐसे कंडीशंस जो उसने सोचे हैं कि आपको पता है। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट कैसे मैनेज होता है। ठीक है, किस तरीके से वो मैनेज होता है और क्या उसका कंक्लूजन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी दी ऑप्शंस। देखते हैं क्या ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें एक्सप्लेन करता है इस चीज़ को, जिसको हम यहाँ ऐड कर दें और हमारा कंक्लूजन कंप्लीट होता हुआ दिखे। लेट्स सी। ऑप्शन ए सेज दैट सेंट्रल बैंक्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाइकिंग इंटरेस्ट रेट्स थ्रू कोऑर्डिनेशन। क्या ये वो पर्टिकुलर प्रेमाइस है जो हमारे इन्फ्रेंशियली क्लेम करता है कंक्लूजन को? हमारा कंक्लूजन क्या है जो बात करता है रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट की, लेकिन इसमें कोई भी मेंशनिंग उसकी नहीं है। हाँ, बट इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम डिराइव कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट में से एज एन इन्फ्रेंस, क्योंकि हमें पता है कोऑर्डिनेशन के बारे में बात हो रही थी, वहाँ पर सेंट्रल बैंक्स कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, लेकिन क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के पास है?
ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है। इट्स नॉट 100% श्योर दैट हम इस बारे में कह सकें, तो हमारे पास 100% एविडेंस नहीं है उस चीज़ का। तो फिलहाल एजम्पशन तो ये हो ही नहीं सकता, और शायद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, फाइनली इन्फ्रेंस भी नहीं होगा। Let's see option B. Option B says that World Bank is solely responsible for analyzing financial behavior of central banks. क्या हम ये बोल सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो सोलली रिस्पॉन्सिबल है? नहीं कह सकते, वहाँ पे इतना एविडेंस नहीं है। हाँ, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात ज़रूर हुई थी, लेकिन कहीं पर भी ये एविडेंस नहीं है हमारे पास दैट इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग फाइनेंशियल बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक्स। Similarly, option C says that capital inflows and investment allocation is guided by interest rates. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल, कहीं पर भी हमने आर्ग्यूमेंट में इस बारे में कोई बात ही नहीं करी, तो इसको भी हम रिजेक्ट करेंगे एज एन आंसर। Option D says that hike in interest rates leads to hike in rupee dollar exchange rate. अब अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऐड कर दूं अपने आर्ग्यूमेंट में, इफ आई ऐड इट इनटू माय आर्ग्यूमेंट, क्या ये वो करेक्ट कंप्लीट करता हुआ आर्ग्यूमेंट दिखता है? बिल्कुल, क्योंकि हमारे फाइनल कंक्लूजन में रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट की बात हुई थी, और हमें एक ऐसा प्रीमाइस चाहिए था जो उसको एक्सप्लेन करे। हाइक इन इंटरेस्ट रेट जो हमारे प्रीमाइसेस में दिया गया था उसको रिलेट करे रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट से, और अगर हमने ऐसा कर दिया, इसको अगर ऐड कर दिया, तो हमारा आर्गुमेंट कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। तो एजम्पशंस जो कि मिसिंग प्रीमाइसेस होते हैं, जो कि एक टेकन फॉर ग्रांटेड कंडीशन होते हैं, उसकी हम व्याख्या कर सकते हैं यहाँ पे क्लियरली। ये वो एजम्पशन है जिसको हम ढूंढ रहे थे। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगर इसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, बिकॉज हमें 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं इस वीडियो में। ओके, इसमें भी हमें assumption ढूंढना है। पहला क्लेम देखते हैं, दैट पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव द पावर टू प्रोवाइड मोर इक्विटेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू द अनबैंक्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। पीएसबीज की बात हुई है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात हुई है, ठीक है, इक्विटेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात हुई है, अनबैंक्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की बात हुई है। तो ये पहला क्लेम है, फर्स्ट क्लेम। लेट्स सी क्या वो कंक्लूजन है या प्रीमाइस, हमें नहीं पता, बट ये हमारा क्लेम 1 है। फाइन, लेट्स सी ऑन द सेकंड क्लेम। इट सेज दैट इंक्रीज इन वुमेन डिपॉजिटर्स फ्रॉम 15% FY21 to 35% in FY22 has been led primarily by our regional rural banks and PSBs। फिर से पब्लिक सेक्टर बैंक्स और रूरल बैंक्स की बात हुई है, रीजनल रूरल बैंक्स की बात हुई है, और वो ये क्लियरली बताते हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से कि वुमेन डिपॉजिटर्स पे काफ़ी काम किया गया है, उसका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है, पहले से बेहतर है, 15% से 35%, यानी पीएसबीज ने काम किया है। किसी तरीके की इक्वालिटी लाने की कोशिश की है अनबैंक्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को बैंकिंग प्रोवाइड कर करके, ठीक है, इक्विटेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। लास्ट क्लेम क्या कहता है? लास्ट क्लेम कहता है द प्राइवेट बैंक्स मस्ट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस कैंपेन ऑफ बिल्डिंग मोर इंक्लूसिव सोसाइटी। क्या ये कंक्लूजन? जी हाँ, इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं। वाई? बिकॉज एज अ कोर्स ऑफ एक्शन हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि वो एक इक्विटेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं फॉर द अनबैंक्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, तो प्राइवेट बैंक्स को भी आगे आना चाहिए, उनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस कैंपेन में टू बिल्ड मोर इंक्लूसिव सोसाइटी। नाउ व्हाट इज इंक्लूसिव सोसाइटी? वी हैव नो आइडिया। किसी भी क्लेम में हमें प्रीमाइसेस में नहीं बताया गया कि इंक्लूसिव सोसाइटी होती क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हमें ऐसा कोई प्रेमाइस मिलता है जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सके। एक ऐसा मिसिंग प्रेमाइस जो कंक्लूजन की तरफ क्लेम करता हुआ उसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ मिले। लेट्स सी। ऑप्शन ए सेज दैट द अनबैंक्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी मोस्टली कंप्राइज ऑफ वुमेन वुड बी एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कुछ और वनरेबल सोसाइटी में कुछ और भी ऐसे सेक्शंस हो अदर देन वुमेन जिनके बारे में हमें नहीं पता। सो वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इसको कम्प्लीटली एजम्पशन की तरफ घोषित करने के लिए। तो हम इसको फिलहाल रिजेक्ट करेंगे बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच एविडेंस, हमारे पास उतना एविडेंस नहीं है। लेट्स सी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सेज दैट पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स बोथ कैन हेल्प इन बिल्डिंग मोर इंक्लूसिव सोसाइटी। दोनों ही पीएसबीज और प्राइवेट बैंक्स हेल्प करेंगे इंक्लूसिव सोसाइटी को बनाने में। क्या हम ये इन्फर कर सकते हैं इस पूरे आर्ग्यूमेंट से, जिसमें 3 क्लेम्स थे, 2 प्रेमाइसेस, एक कंक्लूजन, जहाँ पर बात हो रही थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने मेहनत की है और अनबैंक्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड किया है बैंकिंग, उनको इंक्लूड करने की कोशिश की है, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है उनका, और प्राइवेट बैंक्स को भी ऐसा करना चाहिए। तो हम ये इन्फर कर सकते हैं
या दिस इज कैन बी क्लियरली इन्फर्ड, बट क्या वो एजम्पशन है? जी नहीं। क्या वो एजम्पशन है जिससे हमारा फाइनल कंक्लूजन क्लेम होता हुआ दिख रहा है? जी नहीं। तो हम इसे रिजेक्ट करेंगे। लेट्स सी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सेज दैट इंक्रीज इन वुमेन डिपॉजिटर्स इज प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन मेन डिपॉजिटर्स। क्लियरली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कोई भी बात मेन डिपॉजिटर्स की नहीं थी, डायरेक्टली हम नहीं कह सकते, इसके लिए हमें और एविडेंस चाहिए होगा, तो हम इसे भी रिजेक्ट करेंगे एज एन आंसर। Option D says that inclusive society can be built only when both women and men get equitable opportunities in terms of banking. पहला क्लेम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की तरफ बात करता था, अनबैंकिंग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की बात करता था, और फिर सेकंड क्लेम वुमेन बैंकिंग को बढ़ाने की बात करता था, और तीसरे क्लेम में हमें इंक्लूसिव सोसाइटी की बात की गई थी, जिसके हमें बारे में कुछ भी नहीं पता कि उसका क्यों मेंशनिंग था। और ये वो स्टेटमेंट है जो कि कहीं ना कहीं इंक्लूसिव सोसाइटी को एक्सप्लेन करता है, और उसका एक इन्फ्रेंशियल क्लेम प्रेमाइसिस से भी आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई थी। अब आप कहेंगे कि मेन की तो कोई बात नहीं कही थी, लेकिन जब इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ अनबैंक सेक्शंस की बात हो रही है और जहाँ वुमेन की बात हो रही है, तो मेन ऑब्वियसली हम इन्फर कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब दोनों को बराबरी से इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बैंकिंग के, तो हम इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट कर पाएंगे। ये वो टेकन फॉर ग्रांटेड कंडीशन है जिसे ऑथर ने लिया है, और उसकी वजह से यही हमारा करेक्ट एजम्पशन होगा। आई होप अगर आपको कोई डाउट्स हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, बट ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट एजम्पशन। आई होप आप मेरे साथ सिंक कर रहे हैं। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन हाउ मेनी क्लेम्स डू वी हैव? चलिए देखते हैं। पहला क्लेम, दूसरा क्लेम, तीसरा क्लेम और चौथा क्लेम। यहाँ 4 क्लेम्स हैं, और हम क्यों आई कंक्लूजन आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि एजम्पशन उसको इन्फरेंशियली क्लेम करता है। ठीक है, तो पहला क्लेम देखते हैं। यहाँ पे बताया गया कि एम्पिरिकल रिसर्च टेल्स अस दैट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कॉन्ट्रैक्टेड इन अर्ली चाइल्डहुड कैन नेवर बी रिवर्स्ड। यहाँ पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है कि अगर चिल्ड्रन में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी बचपन से ही, तो वो उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, और ये बैक किया है इस रिसर्च ने, एक एम्पिरिकल रिसर्च ने। यहाँ पे कहा गया है कि चाइल्ड न्यूट्रिशन स्कीम देयरफॉर हैज एन इनॉर्मस पॉजिटिव इम्पैक्ट लॉन्ग इनटू द। जहां भी हमें देयरफॉर दिख गया, यानी कि हम यहाँ कंक्लूजन क्लेम देख रहे हैं, यानी कि हमारा P1 हुआ पहला प्रेमाइस, और फिर ये हमारा P2 हुआ सेकंड प्रेमाइस, और फाइनली हमारा P3 यहाँ पे मिलेगा हमें। And there are synergies too. The well-being quotient of a community of healthy children is more than the sum of their individual well-being. यहाँ पर ये बोलने की कोशिश की गई है कि अगर हम कम्युनिटी की एज अ होल बात करें, जिसमें बहुत सारे बच्चे हों, और उनका हम हेल्थ वेलबींग कोशेंट हम लें, तो वो हमेशा ज़्यादा होगा इंडिविजुअल के कोशेंट से। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअल हेल्थ की बात करें तो उससे ज़्यादा कम्युनिटी का हेल्थ होता है। तो लेकिन फिर भी हमें एक ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जो वेलबींग कोशेंट को थोड़ा सा बेटर तरीके से समझा सके, और उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप बताए, क्या वो पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ जाता है कि नहीं। वो हमारा मिसिंग प्रीमाइस होगा। ठीक है, आई होप आप इसको फॉलो अप कर पा रहे हैं। हमें एक ऐसा मिसिंग प्रीमाइस चाहिए जो कि किसी तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ इन्फ्लुएंशियल क्लेम करे। ठीक है, और यहाँ पर हमें वेलबींग क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। लेट्स सी इफ ऑन द ऑप्शंस वी हैव समथिंग लाइक दैट। Option A says that if individual well-being can be taken care of, then the whole community of healthy children will automatically be taken care of. यानी अगर हमने whole community का ध्यान दे दिया, यानी हमने ऑलमोस्ट हर चिल्ड्रन, हर बच्चे का ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ कर लिया है। क्या ये इंफॉर्मेशन एज एन एजम्पशन हम यूज़ कर सकते हैं, कंक्लूजन को क्लेम कर सकते हैं? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? जी नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, ये एक पर्टिकुलर इन्फ्रेंस के तौर पे हम ले सकते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वी नीड मोर एविडेंस टू प्रूव दिस थिंग। बिल्कुल, इसको रिजेक्ट करेंगे एज एन आंसर। बी सेज दैट एम्पिरिकल रिसर्च इज नीडेड टू कैलकुलेट वेलबींग कोशेंट ऑफ कम्युनिटी। वी हैव नो आइडिया कि हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स की ज़रूरत है, एम्पिरिकल रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है, हम किस प्रोसेस से वेलबींग कोशेंट जो है कैलकुलेट करते हैं। वी हैव नो आइडिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगेन। Nutrition scheme can are devised and planned to mitigate nutritional deficiencies in children. बिल्कुल ये एक तरीके से हम इसको इन्फर कर सकते हैं कि हमें न्यूट्रिशनल स्कीम्स की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम मिटिगेट कर सकते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। और ऐसा ही कुछ क्लेम किया था सेकंड फाइनल जो हमारा कंक्लूजन था, उसमें भी इस बारे में कुछ बात हुई थी, तो इसलिए हम इसको एज एन इन्फरेंस क्लेम कर सकते हैं, बट स्टिल इट वोंट बी एन एजम्पशन।
लेट्स सी ऑप्शन डी। यहाँ पर बताया गया है वेल बीइंग क्वेश्चन ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन इम्पैक्ट्स पॉजिटिवली ऑन द ऑन द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन। और हमें पॉजिटिव फ्यूचर के बारे में बात हुई थी फाइनल कंक्लूजन। तो ये वो इकलौता स्टेटमेंट है जो पॉजिटिव फ्यूचर के बारे में बात करता है और ऑल्सो एक्सप्लेन्स अ प्रेमाइज बिटवीन द वेल बीइंग क्वेश्चन ऑफ अ कम्युनिटी थिंग, जो हमने पढ़ा था, जो लास्ट क्लेम में हमने पढ़ा था, वो उसको फाइनली कंक्लूजन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, यानी उसको इंफ्लुएंशियली क्लेम करता हुआ दिख रहा है, उसको प्रूव करता हुआ दिख रहा है। इसीलिए ये भी एक करेक्ट एजम्पशन होगा। ठीक है, बाई चांस की बात है कि हमने ऑप्शन डी, ऑलमोस्ट तीनों आंसर्स ऑप्शन डी निकले हैं हमारे अभी तक। चलिए देखते हैं क्या हमारा ये कोइंसिडेंस फॉलो अप होता है नेक्स्ट क्वेश्चंस में। चलिए, फिलहाल इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इस पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड आई मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। एंड अगेन वी हैव टू फाइंड द बेस्ट assumption ऑन विच द आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड। ओके, यहाँ पर भी कुछ क्लेम्स हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर भी हमें बेस्ट assumption पता करना है। ये रहा पहला क्लेम, दिस इज द सेकेंड क्लेम, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन। यहाँ चार क्लेम्स दिए गए और बात हुई है डिजिटल इंटरमीडिएटरीज की। ठीक है, उनके गवर्निंग रूल्स के बारे में, अमेंडमेंट्स के बारे में, ठीक है, उनको फॉर्मलाइज करने के बारे में, ये पहले क्लेम की कंटेंशन है। फिर उसके बाद बताया गया कि हमें किसी तरीके से इन करंट अमेंडमेंट्स को डिसिप्लिन करना है, वी हैव टू डिसिप्लिन सोशल मीडिया because protection from third party liability on account of content it hosts has fueled social media's growth। जो सोशल मीडिया का ग्रोथ है वो प्रोटेक्शन जो उसको मिला हुआ है थर्ड पार्टी कंटेंट को की लाइबिलिटीज़ को लेकर के वो बढ़ता जा रहा है। और इस तरीके का कंटेंट बिकॉज इट फाइंड्स एन आउटलेट बिकॉज ऑफ द सेफ हार्बर स्टेटस इंजॉयड बाय सोशल मीडिया इज नाउ अंडर ग्लोबल स्क्रूटनी। तो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस अपॉलिंग कंटेंट से लोगों को, तभी ग्लोबल स्क्रूटनी हो रही है इसकी। और सोशल मीडिया को किसी तरीके से हमें किसी तरह डिसिप्लिन करना है विद द अमेंडमेंट्स और रूल्स। और हमें ऐसा कुछ ढूंढने की आवश्यकता है यहाँ पर, बिल्कुल, जो कि हमें मेन कंटेंशन बताता हो। तो ऑलमोस्ट ये एक पर्टिकुलर ऐसा क्लेम है जो हमें मेन कंटेंशन की तरफ लेके जा रहा है कि हमें सोशल मीडिया को डिसिप्लिन करना है क्योंकि उसे प्रोटेक्शन मिला हुआ है थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज से। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो इंजॉइंग अ सेफ हार्बर स्टेटस जो कि अब स्क्रूटनाइज हो रहा है हर जगह पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, लेट्स सी कि कौन सा ऐसा क्लेम है जो है मिसिंग है और जो कंक्लूजन की तरफ मुड़ता हुआ दिखता है या उसको क्लेम करता हुआ दिखता है। लेट्स सी ऑप्शन ए। Option A says that social media's growth is linked to the type of content it hosts। क्या हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि हम इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं? क्या हमारे पास इतना एविडेंस है कि हम इसे इन्फ्रेंस या एजम्पशन की श्रेणी में डाल सकें? जी नहीं, हम इसके बारे में इतनी लंबी बात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना हम समझ सकते हैं कि हाँ, सोशल मीडिया का ग्रोथ हुआ है और किस वजह से हुआ है, कुछ अपॉलिंग कंटेंट की वजह से। पर टाइप ऑफ कंटेंट के बारे में हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम कौन से टाइप की बात हो रही है, क्या अपॉलिंग कंटेंट की बात हो रही है। We can't say clearly, but still we can't take it as an assumption also। And let's see option B. Option B says that social media can be disciplined by changing the safe harbor status and protection from third party liability on appalling content। क्या ये दोनों ही प्रीमाइसिस में बात की गई थी? लास्ट क्लेम में बात की थी प्रोटेक्शन फ्रॉम थर्ड पार्टी लाइबिलिटी की, मेन कंक्लूजन में बात हुई थी डिसिप्लिन करने की सोशल मीडिया को। क्या उसे चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, अगर हम उसका जो हार्बर सेफ हार्बर स्टेटस है उसको हम चेंज करें, उसकी जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी उसको हम चेंज करें विद द हेल्प ऑफ अमेंडमेंट्स एंड रूल्स, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर एजम्पशन है। वाई? बिकॉज दिस इज समथिंग दैट द ऑथर हैज़ टेकन फॉर ग्रांटेड। और इसको अगर हम ऐड करें अपनी ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट में तो क्लियरली ये हमारा पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट करता हुआ दिखता है। फाइन, तो हम इसको एज अ बकेट आंसर फॉर राइट नाउ रखेंगे और देखेंगे क्या ऑप्शन सी या डी आंसर हो सकते हैं। C says that rules governing digital intermediates allow appalling content. No idea. We don't have enough evidence to prove that thing. Amendments have the potential to formalize rules. Still, we can take it as a good inference because amendments की आवश्यकता थी हमें और हो सकता है वो रूल्स को फॉर्मलाइज कर सके। पहले ही क्लेम से हम इसको डिराइव कर सकते हैं एज एन इन्फॉर्मेशन। बट क्या हम इसे एजम्पशन की श्रेणी में डालेंगे? जी नहीं, ये एजम्पशन नहीं, ये एक इन्फ्रेंस है और इसीलिए ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट ऑन दैट। लेट्स मूव ऑन टू दी एक्सप्लेनेशन पार्ट। इसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पढ़ सकते हैं कि क्यों ऑप्शन बी एक परफेक्ट आंसर है। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नंबर ऑफ क्लेम्स। नंबर ऑफ क्लेम्स, फर्स्ट क्लेम, सेकेंड क्लेम
एंड देन देर इज फाइनल क्लेम। यानी तीन ही क्लेम है, और सबसे अच्छी बात है हमें कंक्लूजन इंडिकेटर दिख गया, यानी द लैंग्वेज दैट इज फॉलोइंग आफ्टर देयर फोर वो कंक्लूजन होगा। दैट इनफ रिसर्च शुड बी डन और मस्ट बी डन अबाउट द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दीज टेक्नोलॉजी। अब यहाँ दीज टेक्नोलॉजीज का क्या मतलब है, किस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो हमें पहला क्लेम पढ़ना पड़ेगा। इट सेज वाइल जियो इंजीनियरिंग इज हाईली रिस्की, यानी जियो इंजीनियरिंग एज अ टेक्नोलॉजी की बात हुई है। Countries will deploy it if they fear large-scale casualties of economic disruptions due to extreme climate events. यानी कंट्रीज जियो इंजीनियरिंग को डिप्लॉय करेंगी अगर उनको डर लगता है लार्ज स्केल कैजुअलिटीज से, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन से, जो कि क्लाइमेट के एक्सट्रीम होने की वजह से होंगे। यानी कि यहाँ पर कुछ ग्लोबल वार्मिंग एनवायरनमेंट की बात ज़रूर हो रही होगी, क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं, ये हमने देखा है। और सेकंड क्लेम में भी शायद इस बारे में कुछ बात हुई है। In fact, considering the current trajectory of Earth's warming, बिल्कुल सही, Earth's warming की बात हुई है, countries will have to make these choices within a decade or two। बहुत जल्दी कंट्रीज को इस जियो इंजीनियरिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल हैव टू फेस द कैजुअलिटीज, दे विल हैव टू फियर दोज लार्ज स्केल इकोनॉमिक डिसरप्शंस। ठीक है, यानी क्लियरली हमारा जो लास्ट क्लेम है वो कंक्लूजन क्लेम था। ये पहले प्रीमाइसेस हैं P1 एंड P2, एंड वी लुक फॉर द एजम्पशन। हम ऐसा पर्टिकुलर प्रीमाइस ढूंढेंगे जो कंक्लूजन को क्लेम करता हुआ दिख रहा हो, कंक्लूजन को प्रूव करता हुआ दिख रहा हो, और प्रीमाइसेस से भी रिलेटेड हो कहीं ना कहीं। लेट्स सी, ऑप्शन ए सेज दैट ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। ये तो एक फैक्ट है जिसको अभी हमें और एविडेंस चाहिए प्रूव करने के लिए, तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे एज एन आंसर। Let's see option B. It says climate events cause problems for developing countries. बिल्कुल नहीं, हम ये इसको इन्फर नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं भी डेवलपिंग कंट्रीज सिर्फ अकेले की बात नहीं हो रही है। हो सकता है डेवलप कंट्रीज में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करे, एक ग्लोबल इवेंट है, तो इसके लिए भी हमें थोड़ा सा और एविडेंस चाहिए, लेकिन फिलहाल हम इसे रिजेक्ट करेंगे एज एन आंसर। सी सेज दैट जियो इंजीनियरिंग हैज द पोटेंशियल टू अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, बट इट्स इफेक्टिवनेस एंड साइड इफेक्ट्स आर नॉट नोन और अननोन। और इसीलिए शायद हमें रिसर्च करने की बात की गई है कि हमें जियो इंजीनियरिंग में और रिसर्च करनी पड़ेगी उसे डिप्लॉय करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर एक पोटेंशियल है ताकि वो क्लाइमेट इवेंट्स, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स को अवॉइड कर सके, किसी तरीके से हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचा सके। शायद इसी बारे में, इसी तरीके की बात को एजम्पशन के तौर पे आर्ग्यूअर ने लिया, क्योंकि उस बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऐड करें ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट में, तो पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट कंप्लीट होते हुए दिखेगा आपको। तो सी इज द करेक्ट एजम्पशन, बिल्कुल क्लियर एजम्पशन दिखता है यहाँ पे। डी सेज दैट कंट्रीज डू नॉट हैव इनफ वेज टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या हम इसको इन्फर कर सकते हैं? वी नीड मोर एविडेंस टू इन्फर दैट, हमें थोड़ी सी और एविडेंस चाहिए होगी, बट एजम्पशन तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें होल कंटेंशन पता है आर्ग्यूमेंट का। अगेन विल सी दी explanation, या clearly see the explanation. You can take the screenshot, आप screenshot ले सकते हैं, and I will move on to the next question। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम बहुत तेजी से। अगेन यहाँ पर हमें दिस देयरफॉर दिख चुका है, पहला क्लेम ये है, सेकंड क्लेम ये है, और फाइनल क्लेम आपको दिख रहा है यहाँ पे, that it leads to a question if there is a need for a comprehensive anti discrimination law, कि हमें क्या किसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की आवश्यकता है। लेट्स सी, एंड ऑप्शन ए सेज लाइक पहला क्लेम क्या कहता है, द स्टेट earlier the primary employer is now the facilitator of private participation in economic activity। ठीक है, कि एक तरीके का यहाँ पर जो स्क्रूटनी की गई है स्टेट के द्वारा, कि नाउ इट हैज़ बिकम अ फैसिलिटेटर ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, अब वो एक प्राइवेट एम्प्लॉयर हो चुका है। सेकेंड क्लेम बोलता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट ओनली अगेंस्ट द स्टेट। तो यहाँ पर प्राइवेट और शायद पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और उसके डिस्क्रिमिनेशंस की बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके का प्रोटेक्शन जो हमें मिला हुआ है सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ही है, एंड दैट एग्जिस्ट ओनली अगेंस्ट द स्टेट। दैट मीन्स कोई और एंटिटी है, जैसे प्राइवेट एंटिटीज़ जिनके बारे में बात नहीं किया गया है, शायद प्राइवेट एंटिटीज़ के अगेंस्ट हमारे पास कोई भी किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन लॉ नहीं है। शायद यही एक मेन आइडिया है जो यहाँ नहीं बताया गया है। फाइनली कंक्लूड भी यही किया गया कि वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। तो हमें एक ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जो इस चीज़ को एस्टैब्लिश करे, एक ऐसा मिसिंग प्रीमाइस जो कि हमारा करेक्ट एजम्पशन होगा। लेट्स सी व्हाट ऑल ऑप्शंस डू वी हैव। ऑप्शन ए कहता है कि ए कॉम्प्रिहेंसिव एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ इज कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल लेवल्स वेदर प्राइवेट और पब्लिक। ये हम इसको इन्फर कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल लास्ट क्लेम में भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की बात ज़रूर की गई थी।
बट क्या वो मिसिंग प्रीमाइस है जो कि पूरे आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट करता हुआ दिखता है? क्या हम कह सकते हैं कि ये हमारा कंप्लीट आंसर है? फिलहाल अभी हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इसको हम एज एन इन्फ्रेंस की श्रेणी में जरूर डालेंगे और इसे अभी बकेट आंसर रखते हैं. लेट्स सी इफ वी कैन गेट अ मच बेटर statement which completes the whole idea. B says that Constitution addresses the problem of discrimination only in the matters of public employment. ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ ये जो प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है वो सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए ही है, प्राइवेट के लिए नहीं है. ये हम इन्फर कर रहे थे, ये इन्फॉर्मेशन भी हमने इन्फर की किसी तरीके से, ये इन्फॉर्मेशन भी थी हमारे पास कहीं ना कहीं. चलिए देखते हैं क्या हम इसको एज अ प्रेमाइस, एज अ पर्टिकुलर मिसिंग प्रेमाइस यूज कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट करने के लिए. बट उससे पहले हम सी जरूर देखेंगे. सी सेज दैट देयर आर नो प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्क्रिमिनेशन बाय प्राइवेट एम्प्लॉयर्स. क्या हम ये इसको ऐड कर दें आर्ग्यूमेंट में और फिर कहें कि हमें एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की आवश्यकता है? जी हाँ, ये हम बोल सकते हैं क्योंकि हमने बोला पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन लॉ अगेंस्ट द स्टेट है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है उसका. और हमने ये भी कंक्लूड किया कि हमें एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की आवश्यकता है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हो, जो कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन में भी मदद करे हमारी. और अभी हम ये क्लेम अगर डाल दें आर्ग्यूमेंट में तो ये हमें अपना पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट कंप्लीट होता हुआ दिखेगा. तो ये बी से एक बेटर आंसर, क्लियर एजम्पशन कि अगर हम इसको मान के चलें कि देर आर नो प्रोविजंस फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयर्स इन द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि हमें एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ अलग से चाहिए जो कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों के डिस्क्रिमिनेशन को एम्प्लॉयमेंट में एटलीस्ट उसके लिए कुछ प्रावधान दे. फाइनली सी शुड बी द करेक्ट आंसर. जी हाँ, लेकिन द आंसर हैज़ टू बी, आई थिंक द आंसर हैज़ टू बी सी. थोड़ा मिसप्रिंट है शायद, नो इश्यूज, बट ऑन द फर्स्ट सेकेंड थॉट आई विल टेक सी एज अ मच बेटर आंसर. एक्चुअली यहाँ कुछ ऑप्शंस मिसिंग भी हैं, यहाँ पर ई ऑप्शन मिसिंग है, so maybe there is some kind of a jumbled up. So no issues, we can move on to the next question, and we'll just correct on that. But still, C would be a much better answer. Let's move on to 7 then. 7 says, according to the research from the University of Georgia, exergaming or active video gaming may help people to be more active. यहाँ पर एक्सर गेमिंग की बात हुई है, पहले क्लेम में एक्सर गेमिंग के बारे में बात हुई है. Second claim says that the study showed that Exer gamers felt high levels of satisfaction and a sense of autonomy over their exercise regimen. इन एक्सर गेमर आपको ज़्यादा कंट्रोल देता है, ज़्यादा ऑटोनॉमी देता है आपके एक्सरसाइज रेजिमेंट पे. और ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज जैसे वेट लिफ्टिंग है या रनिंग है वो इतना अपील नहीं करती. दे डोंट अपील टू सम पीपल बट दे माइट बी ओपन टू एक्टिव वीडियो गेमिंग बिकॉज इट डजंट सीम लाइक एक्सरसाइज. अब जैसे वेट लिफ्टिंग है, रनिंग है, ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज हैं, वो इतना अपील नहीं करती जितना एक एक्सर गेमिंग करेगा. जैसे आजकल एक्सबॉक्स 360 लोग खेलते हैं टेनिस, सो आप घर बैठे ही एक्सरसाइज और गेम दोनों कर रहे हैं, तो उसे एक्सर गेमिंग का नाम दिया है ऑथर ने यहाँ पर. नाउ वी हैव टू लुक फॉर द फाइनल क्लेम. यहाँ पर मेन कंक्लूजन हमें ढूंढना होगा. देखिए पहला प्रीमाइस या पहला क्लेम, इट्स एक्चुअली क्लेमिंग दैट एक्सर गेमिंग मेक्स पीपल मोर एक्टिव. तो अगर हम यहाँ देयरफॉर ऐड करें तो हम इसको कंक्लूजन क्लेम बोल सकते हैं. और जो दोनों प्रीमाइसेस हमें दिए गए हैं या तीनों प्रीमाइसेस हमें जो दिए गए हैं बाद में, वो सब के सब इसको प्रूव कर रहे थे कि एक स्टडी हमने की है जिसमें एक्सर गेमर्स को हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फेल्ट हुआ है और ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली है एक्सरसाइज पे, अपने एक्सरसाइज रेजिमेन पे, अपने उसके शेड्यूल पे. और ट्रेडिशनल एक्सरसाइज उतनी ज़्यादा अपील नहीं करती बिकॉज वो उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज की तरह नहीं है एक्टिव वीडियो गेमिंग, इसीलिए वो ज़्यादा अपील करता है और ट्रेडिशनल एक्सरसाइज उतना अपील नहीं करता है. फाइनली हमें एक ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जो इस पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट करेगा. लेट्स सी. ऑप्शन ए सेज दैट ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेस सच एज वेट लिफ्टिंग और रनिंग टू डू मेक पीपल एक्टिव. ट्रेडिशनल एक्सरसाइज सच एज वेट लिफ्टिंग और रनिंग टू डू मेक पीपल मोर एक्टिव. क्या हम इसको एज अ एजम्पशन ले सकते हैं? नो, वी कैन नॉट टेक इट एज एन एजम्पशन क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे कंक्लूजन की तरफ नहीं क्लेम करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेडिशनल एक्सरसाइज की बात कर रहा है. और एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बिकॉज वो हमें जो बताया गया था कंक्लूजन में कि ट्रेडिशनल एक्सरसाइज उतनी अपीलिंग नहीं होती है, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो और इसे हम रिजेक्ट कर सकते हैं स्ट्रेट अवे.
Option B says that people tend to raise sense of autonomy when they exercise. Okay, people tend to raise sense of, ये तो हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट है फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट, इसीलिए हम इसको रिजेक्ट करेंगे स्ट्रेट अवे, हमें इम्प्लिसिट स्टेटमेंट चाहिए, मिसिंग प्रेमाइस चाहिए. C says that traditional exercise does not lead to high level of satisfaction. ये हम इन्फर कर सकते हैं एज इन्फॉर्मेशन, तभी शायद वो इतनी अपीलिंग नहीं हो सकती. अब इन्फ्रेंसेस ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं, बट ये वो मिसिंग प्रेमाइस नहीं है जो हमारे पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट करता हुआ होगा. D says that high level of satisfaction and a sense of autonomy over people's exercise regimen makes people more active. और ये हमारे फाइनल क्लेम की बात थी, हमारे फाइनल क्लेम में एक्टिवनेस की बात की गई थी, और अदर प्रीमाइसेस थे जो कि बताते थे कि पीपल जो है वो ज़्यादा हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं जब वो एक्सर गेमिंग करते हैं, उसको शायद ज़्यादा एक्टिव बनाता हो. तो ये वो प्रीमाइस है जिसे अगर हम ऐड कर दें आर्ग्यूमेंट में तो पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट आपको कंप्लीट होता हुआ दिखेगा. कैसे? क्योंकि हमें बताया गया था कि एक्सर गेमिंग एक्टिव बनाता है, लेकिन कैसे बनाता है, क्यों? क्योंकि एक बीच में और एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें बताया गया था कि आपको हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है एक्सर गेमिंग. तो ये दोनों का कनेक्शन है और ये कनेक्ट करता है डायरेक्टली फाइनली हमारे एजम्पशन पे. ठीक है, एक्टिवनेस वाली बात पे स्टार्ट होती है एक्सर गेमिंग से, फिर हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन से, और फाइनली हम क्लेम करते हैं कि हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको एक्टिव बनाता है. आई होप अब आपको क्लियर है कि क्यों ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं. एंड वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. चलिए पहला क्लेम देखते हैं. यहाँ पर पेंशन प्रॉब्लम की बात की गई है, डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात की गई है जिसे हमने 3% ऑफ जीडीपी रखा है. और अगर हमने कहा गया है कि पेंशन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, डिफेंस एक्सपेंडिचर को 3% ऑफ जीडीपी पे ले आए अगर हम, तो हम पेंशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. और ये कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट है, सम पीपल हैव आर्ग्यूड दैट. तो ये पहला क्लेम है. सेकेंड क्लेम सेज दैट बट दैट एज्यूम्स कंटिन्यूसली हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एजम्पशन दैट नो लॉन्गर होल्ड. ऑब्वियसली अगर हम ये मान के चलें कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एक पर्टिकुलर लेवल पे हमेशा बना रहेगा, पॉजिटिव लेवल पे, तो हम उसमें से 3% अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर पे खर्च कर देंगे. तो एक एजम्पशन है कि हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ पॉजिटिव रहेगी. सपोज अगर नेगेटिव हो तो क्या हम लोगों को डिफेंस एक्सपेंडिचर करेंगे ही नहीं, तो वो तो काफ़ी गलत हो जाएगा. एंड सेकेंडली एक और क्लेम दिया गया है दैट इफ गवर्नमेंट अप्रूव्स अ 3% ऑफ जीडीपी spent on defense, the much higher growth rate of pension spending will permit only an incremental increase in the capital outlay. यानी जिस प्रोपोर्शन में हमारी जो पेंशन स्पेंडिंग है वो बढ़ रही है, उसी प्रोपोर्शन में अगर हमारा ये 3% ऑफ जीडीपी बढ़ेगा तभी हम मीट आउट कर पाएंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे. ये दो बेसिक एजम्पशंस हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने लिए होंगे, तभी उन्होंने कहा कि हम 3% ऑफ जीडीपी जो है वो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर पे लगाएंगे. ठीक है, क्योंकि पेंशन स्पेंडिंग भी एक प्रॉब्लम होगी, वो भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट करेगी डिफेंस एक्सपेंडिचर पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए, क्योंकि वो भी एक तरीके का डिफेंस एक्सपेंडिचर एक बहुत बड़ा पार्ट है उसका. ठीक है, लेट्स सी कि इसमें कौन सा पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो कि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है. मोस्ट प्रोबेबली जो पहला स्टेटमेंट है वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कहा जा सकता है, और बाकी के दोनों क्लेम्स P1 और P2 दोनों उस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं, उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स सी व्हाट ऑल ऑप्शंस डू वी हैव. A says that high growth rate leads to increase in capital outlay. बिल्कुल हम सर से ऊपर जाता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हमें कैपिटल आउटले के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं. B says that government can control pension spending growth rate. हो सकता है गवर्नमेंट कैन कंट्रोल पेंशन स्पेंडिंग ग्रोथ रेट, बट वी डोंट हैव इनफ एविडेंस टू प्रूव दैट. अगेन विल रिजेक्ट इट एज एन आंसर. C says that higher growth rate of pension spending can be met out by increasing defense expenditure to 3% of GDP. अगर हम अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को 3% ऑफ जीडीपी बढ़ा लें तो हम अपने जो पेंशन स्पेंडिंग है उसको हम मीट आउट कर सकते हैं. और ऐसा ही कुछ बात हुई थी हमारे फाइनल क्लेम में भी, यही बात हो रही थी कि पेंशन स्पेंडिंग का जो रेशियो है वो उतना बढ़ना चाहिए कि हमारे फाइनल जो 3% ऑफ जीडीपी है उसके बराबर चला जाए, ताकि हम डिफेंस एक्सपेंडिचर कर सकें. तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी और बेटर समझाता है उस चीज़ को. हम उसको अगर हम ऐड कर दें आर्ग्यूमेंट में तो पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट कंप्लीट होता हुआ दिखेगा आपको. तो एक बेटर आंसर है, बिल्कुल क्लियरली कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है एज एन एजम्पशन, एज अ टेकन फॉर ग्रांटेड कंडीशन जो ऑथर ने लिया है. डी सेज दैट हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेसेसरी टू कीप अप विद डिफेंस एक्सपेंडिचर.
स्टिल वी कैन टेक इट एज अ गुड इन्फ्रेंस। ये हमने इन्फ्रेंस के बारे में बात भी किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ उतना हाई जाएगा जो कि हम डिफेंस एक्सपेंडिचर को मीट आउट कर सकते हैं। एज ये एक एजम्पशन था जो कि जो पॉलिसी मेकर्स था उन्होंने लिया था। ठीक है, हम इसे एज अ क्लियरली एज अ इन्फ्रेंस ले सकते हैं। एंड क्लियरली ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर, वी कैन सी दैट। जी हाँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो दूसरा चैप्टर हम देखेंगे वो कॉज इफेक्ट का देखेंगे। अब यहाँ पर हमें कैसे प्रोसीड करना है, किस तरीके से हम कॉज इफेक्ट के क्वेश्चंस को डील करेंगे। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए हैं और इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं, या क्लियरली अगर आप देखना चाहें तो पांचों ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। पांचों ऑप्शंस क्लियरली बताते हैं आपको कि दोनों में कोई ना कोई रिलेशनशिप है स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू में। आइदर दे आर कॉज इफेक्ट रिलेटिवली, और आइदर दे आर इंडिपेंडेंट कॉजेस, और दे आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, और दे आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। ठीक है, यानी टू और वन में कोई ना कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, वो हम देखेंगे। और जब भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी इस तरीके के सवाल को आपको सॉल्व करना हो, तो द बेस्ट वे इज टू रीड द स्टेटमेंट्स, और इसको दो स्ट्रक्चर में रीड करेंगे। यानी पहला, स्टेटमेंट वन को रीड करेंगे और बोलेंगे बीच में आप देयरफॉर। ठीक है, यहाँ ऐड करेंगे देयरफॉर और कंप्लीट करेंगे स्टेटमेंट टू। पहले आप ये करेंगे और फिर आप स्टेटमेंट टू पढ़ेंगे और फिर लगाएंगे देयरफॉर और फिर कंप्लीट करेंगे स्टेटमेंट वन। जिसमें भी ज़्यादा लॉजिकल सेंस आपको समझ में आएगा उस हिसाब से आप कॉज इफेक्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे साउथ एशिया इज द मोस्ट वनरेबल रीजन टू क्लाइमेट चेंज एंड देयरफॉर साउथ एशिया इज अप्रॉक्सीमेट टू रैपिडली वार्मिंग इंडियन ओशन on its south and the rapidly melting glaciers on its north. Does that make sense? कोई सेंस बन रहा है? लॉजिकल सेंस बिल्कुल भी नहीं। अब मैं दूसरी तरीके से रीड करता हूँ, स्टेटमेंट टू रीड करता हूँ पहले। साउथ एशिया इज प्रॉक्सिमेट टू द रैपिडली वार्मिंग इंडियन ओशन on its south and the rapidly melting glaciers on its north, and therefore South Asia is the most vulnerable region to climate change. Clearly explain होता है क्योंकि साउथ एशिया प्रॉक्सिमेट है ऑन दी इंडियन ओशन साइड्स, इट हैज़ वार्मिंग। वहाँ पर साउथ में इसमें वार्मिंग होती है और नॉर्थ में आप देख सकते हैं वहाँ मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैं। तो काफ़ी चेंज होगा, काफ़ी फ्लक्स होगा क्लाइमेट में, और इसीलिए वो एक मोस्ट वनरेबल रीजन है फॉर क्लाइमेट चेंज। सो टू इज द कॉज एंड वन इज द इफेक्ट। अगर हम ये फिट बैठता है, यहाँ पर सेकेंड वाला फिट बैठता है, यानी S2 क्या है, वो कॉज है, और S1 क्या है, वो उसका इफेक्ट है। सो स्टेटमेंट टू इज द कॉज एंड वन इज इफेक्ट। ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। एब्सोल्युटली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये टेक्निक आपको समझ में आ गई हो। अभी हम और अप्लाई करेंगे, और भी क्वेश्चन हैं इसमें। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। फिर से वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, पहले स्टेटमेंट वन पढ़ेंगे, फिर देयरफॉर लगाएंगे और स्टेटमेंट टू को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। The opposition has been weak over the last 8 years. Therefore, there is an absence of alternative national party in the country. The opposition has been weak over the last 8 years, and therefore there is an absence of alternative national party in the country. Does that make sense? क्या ऐसा कोई देश होगा जहाँ पर alternative national party ही ना हो? चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट टू पहले पढ़ते हैं। अब देयर इज एन एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव नेशनल पार्टी इन द कंट्री and therefore the opposition has been weak over the last 8 years. Makes sense? ये ज़्यादा लॉजिकल सेंस बनाता है एज पर कंपेयर टू द फर्स्ट वन, और बेहतर तरीके से कंप्लीट करता है इसको। तो यानी कि टू इज द कॉज एंड वन इज इट्स इफेक्ट। और यहाँ पर ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक ऑन द आंसर। यस, एब्सोल्युटली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ पे आप। और हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ओके, स्टेटमेंट वन सेज दैट इंडियन वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड एंड देयरफॉर इंडिया हैज रिजिड सोशल नॉर्म्स रादर देन बैड इकोनॉमिक्स। अब हम दूसरी तरीके से पढ़ते हैं, स्टेटमेंट टू पहले पढ़ेंगे। इंडिया हैज रिजिड सोशल नॉर्म्स रादर देन बैड इकोनॉमिक्स, देयरफॉर Indian women's labor force participation is one of the lowest in the world. ये ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, क्लियरली एक्सप्लेन करता है उस लॉजिकल पॉइंट को
कि क्योंकि हमारे जो सोशल नॉर्म्स है वो रिजिड है, इसीलिए जो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो वन ऑफ द लोएस्ट है इन द वर्ल्ड। क्लियरली स्टेटमेंट टू इज द कॉज एंड वन इज इट्स इफेक्ट। यहाँ पर भी अगेन ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली बी इज द करेक्ट आंसर। Statement 2 is the cause and statement 1 is its effect. Let's move on to the question number 12. Enabling environment for the creation of decent job is the most effective and inclusive indicator of economic development, and therefore economic development requires better fiscal choices than what is commonly seen among states and government. थोड़ा सा सेंस बनता है, अच्छा लगता है सुनने में, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को स्टेटमेंट 2। बट अब हम एक बार घुमा के भी पढ़ेंगे। Economic development requires better fiscal choices than what is commonly seen among states and government, and therefore an enabling environment for the creation of decent job is the most effective and inclusive indicator of economic development. ये ज़्यादा सेंस बनाता है, ज़्यादा सॉलिड लॉजिकल सेंस बनाता है, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए बेटर फिजिकल चॉइसेस हैं, उसको बेटर फिजिकल चॉइसेस चाहिए, ठीक है, जो ज़्यादातर स्टेट्स और गवर्नमेंट करती हैं। इसीलिए हमें एक एनेबलेबल एनवायरनमेंट चाहिए होगा ताकि हम जॉब्स क्रिएट कर सकें, जो कि बहुत इफेक्टिव और इंक्लूसिव इंडिकेटर होंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। ये ज़्यादा बेटर समझ आता है, और इसीलिए ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगेन स्टेटमेंट 2 वुड बी द कॉज and 1 would be its effect. Okay, let's move on to the next one. B option is the correct answer for this one. Let's see 13. Okay, with the advent of the pandemic, India showed the world what a science-driven vaccination drive looks like, and therefore vaccination numbers of 200 crore doses in India have made the global fight against COVID stronger. Makes little sense, थोड़ा सेंस बनता है। अब हम पलट के पढ़ेंगे। Vaccination numbers of 200 crore doses in India have made the global fight against COVID stronger, and therefore, with the advent of the pandemic, India showed the world what a science-driven vaccination drive looks like. क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव जो हमने करी उसमें लगभग 200 करोड़ डोजेज हमने लोगों को लगाए, जिससे हमारी जो ग्लोबल फाइट थी को अगेंस्ट कोविड वो स्ट्रॉन्गर हुई, और तभी हमारा जो पैंडमिक का एडवेंट होते ही हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि क्या एक साइंस ड्रिवन वैक्सीनेशन होना चाहिए। दैट्स वाई 2 वुड बी द कॉज हियर एंड 1 वुड बी द करेक्ट इफेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर अगेन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू 14. Statement 1 says the transmission of monkeypox is largely limited to close contact via blood, respiratory, and bodily secretions or via surfaces, and therefore the number of infections of monkeypox has not yet exploded in the world. यानी कि सिर्फ क्लोज कॉन्टैक्ट पे ही वो लिमिट है। अगर बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट होगा थ्रू ब्लड या रेस्पिरेटरी या बॉडीली सिक्रेशंस वाया सर्फेसिस, तभी वो बढ़ेगा, और इसलिए क्लियरली ये इफेक्ट क्लियरली दिखाता है कि इट हैज़ नॉट एक्सप्लोडेड इन द वर्ल्ड। तो पहला वाला बहुत ही क्लियरली हमें बता रहा है लॉजिकल सेंस, फिर भी हम सेकंड ट्राई करेंगे। नंबर ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ मंकी पॉक्स हैज़ नॉट येट एक्सप्लोड इन द वर्ल्ड, देयरफॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मंकी पॉक्स इज लार्जली लिमिटेड टू क्लोज कॉन्टैक्ट हार्डली मेक्स एनी सेंस। बिल्कुल क्लियरली ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। 1 इज द कॉज हियर एंड 2 इज इट्स इफेक्ट, एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एक्सप्लेनेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Okay, we'll see 15. China, as the largest trader and factory of the world, holds a dominant position in global supply chains. And therefore, China today is weaponizing economic interdependence to achieve strategic objectives. Make sense? बिल्कुल समझाता है इस बात को ये। चाइना क्यों एक डोमिनेंट पोजीशन अपने ग्लोबल सप्लाई चेन में बनाता है, ताकि वो अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को समझा पाए, कर पाए, उनको पूरा कर पाए, अपने इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को और ज़्यादा वेपनाइज कर सके। बिल्कुल क्लियरली समझते हैं हम इसको लॉजिकल सेंस में, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड 2 इज इट्स इफेक्ट। अगर हम वापस पढ़ें, दैट चाइना इज वेपनाइजिंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बिकॉज और देयरफॉर चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडर एंड फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, नहीं समझ सकते, बिल्कुल लॉजिकल सेंस नहीं है उसमें। सो ए शुड बी द आंसर एब्सोल्युटली। विल मूव ऑन टू द 16th and the last question for cause effect relationship. The diagnostic industry will be the mainstay of the healthcare industry for the detection, diagnosis, and line of treatment of diseases, and therefore the demand for medical and healthcare professionals in several roles
assisting clinicians, pathologists and doctors is set to rise. बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल समझा रहा है स्टेटमेंट वन इज द कॉज एंड इट्स इफेक्ट, क्योंकि डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री जो है वो एक्सप्लोर कर रही है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी मेडिकल और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, क्लियरली एक्सप्लेन करता है. और द अदर वे अराउंड, द डिमांड फॉर मेडिकल एंड हेल्थ केयर विल इन सेवरल रोज विल इंक्रीज, देयरफॉर द डायग्नोस्टिक विल बी द मेन स्टे ऑफ हेल्थ केयर. नहीं समझ सकते हैं, वो क्लियर सेंस नहीं बनाता है. बट द फर्स्ट ऑप्शन वॉज द करेक्ट आंसर, दैट स्टेटमेंट वन वॉज द कॉज एंड टू वॉज इट्स इफेक्ट. क्लियरली लॉजिकल सेंस था उसमें. लेट्स सी द नेक्स्ट कैटेगरी. जी हाँ, अब हम देखेंगे कोर्स ऑफ एक्शन. यहाँ पर कुछ नहीं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया होगा और कुछ कोर्स ऑफ एक्शन वहाँ से दिए गए होंगे. जब भी कोर्स ऑफ एक्शन आपको सिलेक्ट करना हो तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको बिल्कुल इंडक्टिव और रेलेवेंट आंसर को ही ढूंढना होगा. ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रिलेटिव होगा, प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व कर रहा होगा, वो ही हमारा करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा. और जो थोड़ा सा एबर्ट होगा, इरेलीवेंट होगा, एम्बिगुअस होगा, उसे हम नहीं लेंगे एज एन आंसर. लेट्स सी, पहला क्लेम देखते हैं, पहला प्रॉब्लम समझते हैं क्या है. द रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ वर्टिब्रेट्स अलोन हैज बीन स्टैगरिंग ओवर द लास्ट 4 decades एंड दीज एनिमल्स हैव श्रंक बाय 30%. 30% से ज़्यादा वर्टिब्रेट्स की जो पॉपुलेशन है वो कम हो चुकी है पिछले 4 दशकों में. Tropical defecation has at the approximately 50% rate of decline over the last 40 years. पिछले 40 साल में 50% से ज़्यादा रेट ऑफ डिक्लाइन हुआ है ट्रॉपिकल डिफिकेशन में. क्यों? क्योंकि ह्यूमन पैक्स हैव हार्व्ड दीज एनिमल्स. जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं दुनिया में, उसकी वजह से इनकी स्पीशीज़ पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है. वी वंस हैड अ पनोरमा ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड दिस फेसेस वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स नाउ. ठीक है, यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई गई हैं. बेसिकली जो ह्यूमन इंटरवेंशन की बात की गई है, जो ह्यूमंस ने इम्पैक्ट डाला है इन वर्टिब्रेट्स की पॉपुलेशन पे, जो 30% ज़्यादा घट गई है, वो हमारा मेन प्रॉब्लम. लेट्स सी व्हाट कुड बी द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शंस. Okay, one says that awareness should be spread regarding definition and its direct effect on climate change. Awareness should be spread regarding definition and its direct effect on climate change. बिल्कुल, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों को समझा पाएँ कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं एनिमल स्पीशीज़ के ऊपर. तो ये एक करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा. Scientists and ecologists must engage the global public to stop the destruction of habitats, which is the biggest driver of biodiversity loss. ओके, ठीक है, अगर साइंटिस्ट अगर इस पर कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं, ग्लोबल पब्लिक को समझा पा रहे हैं कि हमें हैबिटेट्स को डिस्ट्रक्ट नहीं करना है, तो वो भी एक करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा. बिल्कुल. थ्री सेज दैट पीपल शुड रिटर्न एनिमल्स टू द वाइल्ड्स एंड प्रोवाइड ट्रांसलोकेशन टू द होम्स एंड एनिमल्स हैव लॉस्ट. और इसका एग्जाम्पल हमने देखा था, शेयर एग्जाम्पल देखा था अभी हमने, कि चीता को लाया गया है नामीबिया जैसी कंट्री से इंडिया में, ताकि हम उनको वाइल्ड में इंट्रोड्यूस करें और उनका ट्रांसलोकेशन करके किसी तरह उनकी प्रजाति को फिर से बढ़ाएं. तो बिल्कुल तीनों ही कोर्स ऑफ एक्शन होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे. बिल्कुल, ऑल ऑफ 1 2 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ई है हमारे पास. बिल्कुल क्लियर कोर्स ऑफ एक्शंस थे ये. जी हाँ, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर. और आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Most free speech cases lose substance the moment the accused is granted bail. The police loses interest in probing the filmy cases, and the pre-trial arrest and the long-term jail times are in effect the punishment. Only courts can put stop to this by making the police realize that bail will be automatic, and granting of 7-day or 14-day custodies must stop unless there is clear indication that the speech was intended to lead to violence. यानी जब तक हमें वायलेंस नहीं दिखेगा किसी भी स्पीच में, हमें लोगों को पनिश नहीं करना चाहिए, उन्हें अंडर ट्रायल नहीं रखना चाहिए. पुलिस को भी इसको समझना होगा, और पुलिस को ये भी समझना होगा कि कोर्ट्स इस तरीके के रॉन्ग केसेस में तुरंत ही बेल दे देंगे, ऑटोमेटिकली बेल मिलेगी. ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ चुका है. लेट्स सी व्हाट कुड बी द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शंस. ओके, कोर्ट शुड ऑर्डर मल्टीपल एफआईआर्स ऑन फ्री स्पीच एक्यूज पर्सन. बिल्कुल गलत, ये नहीं हो सकता हमारा कोर्स ऑफ एक्शन. हमने यहाँ पर कोर्ट को बेल देने की बात की गई है और यहाँ पर तो मल्टीपल एफआईआर्स की बात हो रही है. बिल्कुल गलत कोर्स ऑफ एक्शन होगा. 2 says that the default position of all courts should be to instruct police to use arresting power sparingly in free speech. की बिल्कुल बहुत ध्यान से पुलिस को अपने फ्री स्पीच केसेस को डील करना होगा और प्रॉपर
एक कॉग्निजेंस लेकर ही लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा। ऑप्शन 3 says that all courts must grant immediate bail in most minor offences and especially those related to free speech। बिल्कुल, अगर कोई माइनर ऑफेंस है तो बेल मिल जानी चाहिए, और वही हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। एंड स्पेशली दोज रिलेटेड टू फ्री स्पीच, बिल्कुल अगर कोई ऑफेंसिव नहीं है फ्री स्पीच तो वहां पर कोर्ट्स इमीडिएटली बेल दे सकती हैं। बेल नॉट जेल शुड बी द प्रिंसिपल, और एकदम करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा 2 and 3, both 2 and 3, यानी ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, या एब्सोल्युटली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, question number 19, which says about the reciprocity and dialogue were the logical ways of ensuring communal amenity, not references to free speech or the rule of law, and that can come later। ठीक है, यानी कम्युनल एम्यूनिटी को इंश्योर कर सकते हैं हम डायलॉग से, रेसिप्रोसिटी से, ठीक है, और ना ही हम किसी तरीके का रूल ऑफ लॉ बना करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और ये सब बाद में भी हो सकता है। वी नीड, जब सारी कम्युनिटीज़ एग्री होंगी अपने सेक्रेट बिलीव्स को स्क्रूटनाइज करने के लिए, और लेकिन फिर भी ये इंडिया के लिए एक परफेक्ट समय नहीं होगा, यहाँ तक कि वेस्टर्न डेमोक्रेटीज में भी परफेक्ट समय नहीं है। ओके, दो नॉट टू द सेम एक्सटेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है कि कोई भी कम्युनल प्रॉब्लम है या कम्युनल इम्यूनिटी को हमें सॉल्व करना है तो हमें डायलॉग रेसिप्रोसिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। दे आर द मोस्ट लॉजिकल वेज ऑफ डूइंग दैट। लेट्स सी द कोर्स ऑफ एक्शन। One says that restraining free speech in some sensitive areas can help us protect free speech। हमने बोला रूल ऑफ लॉ और फ्री स्पीच से सॉल्व नहीं होगा, हमने शुरुआत में ही बोला था, इसलिए कोर्स ऑफ एक्शन करेक्ट नहीं है। 2 says that the way forward is dialogue। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डायलॉग की बात की थी और एक्सप्लिसिट अंडरस्टैंडिंग की बात की थी कम्युनिटीज़ में, तो बिल्कुल ये करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा। 3 says that crackdown with force on radical elements inside community is the way forward। नहीं, हमें किसी तरीके का रैडिकल एक्शन नहीं लेना है किसी रैडिकल एलिमेंट के ऊपर, और उससे हमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमें रेसिप्रोसिटी और हमें डायलॉग से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम और ना बढ़े। सो ओनली 2 शुड बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। यस, ऑप्शन एब्सोल्युटली ऑप्शन ए हैज बीन गिवन। लेट्स सी इफ दिस इज द राइट आंसर। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर, और एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग। इसके बाद हम स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग के बाद हम कंक्लूजन देखेंगे। लास्ट के 5 to 6 क्वेश्चन बचे, थोड़ा सा और कमर कस लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, रूपी इज अंडर प्रेशर बिकॉज यूएस फेडरल रिजर्व हैज बिगिन टू फाइट इन्फ्लेशन बाय एग्रेसिवली रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स की बात हमने पहले क्वेश्चन में की थी, और यहाँ पर भी वैसे ही कुछ बात हो रही है कि सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस हैज इंक्रीज इट्स इंटरेस्ट रेट्स टू फाइट इन्फ्लेशन, और उसकी वजह से रुपए के का जो दाम है वो गिर गया है। इट इज़ अंडर प्रेशर। जब भी फेडरेशन रेज करता है इंटरेस्ट रेट तो ग्लोबल इन्वेस्टर जो है अपना पैसा शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स यूएस फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा होता है उनको। लेट्स सी व्हाट इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। Which of the above statements strengthen the contention that weaker rupee is not at all a bad news? Weaker rupee बिल्कुल भी एक bad news नहीं है। ये कौन सा पर्टिकुलर कंटेंशन, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इस बात को स्ट्रेंथन करता है कि अगर पैसा हमारा टूट भी रहा है, वीकर हो रहा है पैसा डॉलर के मुकाबले, स्टिल इट्स नॉट अ बैड न्यूज़। Okay, one says that dollar has appreciated relatively more across currencies and strengthened against its trading partners by more than 11%। क्या ये इसको स्ट्रेंथन करता है इस आइडिया को कि जो डॉलर है वो रिलेटिवली और भी करेंसीज से ज़्यादा बढ़ा है बाय मोर देन 11%। क्या कितना परसेंटेज है इंडिया का, ऐसा कुछ दिया नहीं है हमें, बट स्टिल इट स्ट्रेंथन्स द आइडिया दैट it is actually talking about the other currencies, and that is the problem. Let's see what all options do we have. We have only 1, only 2, both 1 and 3, both 1 and 3, both 2 and 3, and only 3. So we'll see that. 2 says that depreciation of rupee helps exports and selling reserves is not a sustainable strategy। ठीक है, अगर डिप्रिशिएट होता वो पैसा हमें एक्सपोर्ट में हेल्प करता है, यानी वो स्ट्रेंथन करेगा इस कंटेंशन को,
दैट वीकर रुपी इज नॉट एट ऑल अ बैड न्यूज, बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर। 3 says that rupee depreciation has been surprisingly modest considering it at the same time capital has been flowing out of the country। अगर वो मॉडेस्ट है तो फिर स्ट्रेंथन करता है इस आइडिया को कि वीकर रुपी इज नॉट दैट बैड न्यूज। अगर आपको ये चीज मॉडेस्ट लगती है अगर रुपी डिप्रिसिएशन, तो इट्स फाइन। सो बोथ 2 and 3 आर स्ट्रेंथनिंग द आइडिया। वन इज समथिंग विच इज, अगर हम देखें क्लियरली यहाँ पर वो बात करते हैं दूसरी करेंसीज की, हमें रुपए की बात करनी थी यहाँ पर, इसीलिए वन विल नॉट बी अ करेक्ट आंसर। और अगर हम देखें ऑप्शन 2 and 3, हाँ दिखता है हमें, ऑप्शन डी इज शुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक ऑन दैट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोथ 2 and 3 strengthen the whole idea। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इशूड गाइडलाइंस विच स्टेटेड दैट नो होटल और रेस्टोरेंट शैल ऐड सर्विस चार्ज ऑटोमेटिकली और बाय डिफॉल्ट in the bill, and that the service charge shall not be collected from consumers by any other names। यानी किसी भी तरीके का सर्विस चार्ज नहीं लेंगे अब आप। इट हैज़ क्लियरली इशूड द गाइडलाइंस, कोई भी तरीके का ऐड नहीं होगा सर्विस चार्ज ऑटोमेटिकली या बाय डिफॉल्ट बिल में। दैट्स इट। लेट्स सी क्वेश्चन क्या पूछा गया है। लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड दैट विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट स्ट्रेंथन द कंटेंशन दैट द सर्विस चार्ज शुड बी केप्ट डिस्क्रिशनरी रादर देन कम्प्लीटली। यानी कि पूरी की तरह एबॉलिश करने से बेटर है आप उसको डिस्क्रिशनरी रखिए। डिस्क्रिशनरी यानी कि आप उसको ऑप्शन में रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए। जिसको पे करना है सर्विस चार्ज वो पे करेगा, अगर वो खुश होगा तो वो पे करेगा, नहीं खुश होगा तो नहीं पे करेगा। लेट्स सी इस बात को कौन स्ट्रेंथन करता है। If a restaurant is not providing good service and is still charging a service charge, no one would ever go back to the restaurant। बिल्कुल, अगर 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 हमें सर्विस अच्छी नहीं लगी और अगर रेस्टोरेंट फिर भी सर्विस चार्ज करता है तो हम उस रेस्टोरेंट में दोबारा कभी जाएंगे नहीं। तो क्या ये इस चीज़ को स्ट्रेंथन करता है कि इसको डिस्क्रिशनरी रखना चाहिए? बिल्कुल, लॉजिकल सेंस कहता है कि हमें इसे डिस्क्रिशनरी रखना चाहिए। हम इसे कम्प्लीटली अबॉलिश नहीं करेंगे। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो वो पे करेगा, अदरवाइज ही वोंट पे। ठीक है, तो वन इज समथिंग दैट स्ट्रेंथन्स द होल आइडिया। टू सेज दैट अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट सम रेस्टोरेंट ओनर्स कीप इट फॉर देमसेल्व्स और डू नॉट पास ऑन टू द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स। तो अगर ऐसा सोचते हैं तो इसको तो अबॉलिश कर देना चाहिए, बिल्कुल अबॉलिश कर देना चाहिए। अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि रेस्टोरेंट ओनर अपने जेब में रखते हैं, अपने स्टाफ को नहीं देते हैं, उसको सर्विस का पैसा नहीं देते हैं, तो फिर हमें अबॉलिश कर देना चाहिए। तो 2 शुड नॉट बी दी आंसर दैट। क्लियरली हम अबॉलिश कर देंगे तो वीकेंड कर देगा होल आइडिया को। 3 says that non-service people such as chefs, kitchen stewarding and housekeeping staff in restaurants are paid by employers through service charge। अगर सर्विस चार्ज से ही उनको पे करना है, पे करते हैं, तो फिर उसे डिस्क्रिशनरी ही रखना पड़ेगा, हमें ऑप्शनल रखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर शेफ्स और किचन जो किचन स्टीवर्ड्स हैं उनको पैसा नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए हमें अबॉलिश नहीं करना चाहिए, स्ट्रेंथन कर रहा है ये आइडिया को। तो दैट्स वाई बोथ 1 and 3 शुड बी द आंसर। लेट्स सी द ऑप्शंस। Yes, B should be the answer, both 1 and 3। Let's check on that। Yes, absolutely correct। B is the correct answer। I hope कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट्स हैं और हमें स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग चेक करना होगा। ओके, in case of India, there is a change in composition of exports from price sensitive items such as leather footwear, dairy products, beverages, textiles, apparel products to more income sensitive items such as refined petroleum products, iron and steel, chemicals, machinery, pearls, precious stones as diamonds। However, weak global economic growth means lower demand for income sensitive items than comprise a major chunk of India's export baskets। बहुत सारी बातें की गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स के बारे में और कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स के बारे में, जो कि प्राइस सेंसिटिव आइटम्स से शिफ्ट हुआ है मोर इनकम सेंसिटिव आइटम्स जैसे रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील। ओके, लेकिन वीक ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से देयर विल बी अ लोअर डिमांड फॉर इनकम सेंसिटिव आइटम्स, जो कि इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट के ज़्यादातर आइटम्स होते हैं। लेट्स सी व्हाट ऑल ऑप्शंस डू वी हैव एंड विच ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट स्ट्रेंथन द आइडिया that India's exports basket is likely to fall। हमें पता है इनकम सेंसिटिव आइटम्स जो हैं हमारे एक्सपोर्ट आइटम्स में आते हैं, अगर हम वो ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। लेट्स सी ऑप्शन 1 क्या कहता है। इंडिया इज इम्पोर्टिंग मैनी ऑफ द प्राइस सेंसिटिव आइटम्स देन एक्सपोर्टिंग देम।
Okay, let's see. India is importing many of the price sensitive items than exporting them. क्या ये हमारे फुल ऑन स्ट्रेंथन करता है आइडिया को दैट इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट इज लाइकली टू फॉल? फिलहाल ये एक न्यूट्रल स्टेटमेंट दिखता है क्योंकि यहाँ पर ये इंपोर्ट्स की बात करता है ना कि एक्सपोर्ट्स की. लेट्स सी ऑप्शन 2. रियल जीडीपी ग्रोथ इन यूरो एरियाज वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्ट मार्केट्स फॉर इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू फॉल फ्रॉम 5.4% टू 2.3% फ्रॉम 2021 टू 2022. बिल्कुल, इससे हमारा एक्सपोर्ट मार्केट डाउन होता हुआ दिखेगा और ये स्ट्रेंथन करता है आइडिया को. तो 2 शुड बी द करेक्ट आंसर. इन प्राइस सेंसिटिव एक्सपोर्ट्स इंडिया इज लूजिंग आउट टू कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, लेकिन हमें पता है कि इनकम सेंसिटिव आइटम्स में मेजर चंक ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट है. तो फिर प्राइस सेंसिटिव एक्सपोर्ट क्या हमें डायरेक्टली स्ट्रेंथन करेगा? हम नहीं बता सकते डायरेक्टली. स्टिल वी शुड सी दी ऑप्शंस. ओनली 3, बोथ 1 and 2, बोथ 2 and 3, ओनली 2. फॉर नाउ ओनली 2 इज लुकिंग एज अ मच बेटर आंसर. हमें ऑप्शन डी को हम ले सकते हैं यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर बिकॉज वो क्लियरली दिखाता है कि इट विल स्ट्रेंथन that India's export basket is likely to fall. So 2 should be the option D should be the correct answer. We should reject both 1 and 3 because वो directly नहीं strengthen करते इस idea को, कुछ एक neutral statement बताते हैं. Let's move on to the question number 23. Okay. यहाँ पर हमें दूसरा चैप्टर देखना है. कंक्लूजन के क्वेश्चंस देखेंगे कुछ. हम 3 क्वेश्चंस आखिरी के हम देखेंगे कंक्लूजन के और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा ये वीडियो समाप्त होगा. लेट्स मूव ऑन टू दी क्वेश्चन एंड देखते हैं क्या क्या क्लेम्स हैं. यानी यहाँ मिसिंग कंक्लूजन, जितने भी क्लेम्स हैं वो प्रेमाइसिस हैं और फाइनल कंक्लूजन नहीं दिया गया है. हमें फाइनल कंक्लूजन की ही आवश्यकता है. लेट्स सी. पहला क्लेम क्या कहता है? दैट एयरलाइंस आरंट बीइंग आस्क्ड टू डू एनीथिंग न्यू as India since 2010 has had a state safety program and integrated set of regulations and activities for air safety. तो एयर सेफ्टी की बात हमने की है यहाँ पर. ओके. द लेटेस्ट iteration of the program red flags deficient maintenance and concludes that a large number of incidents occur as a result of component failure. ठीक है, component failure एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. Consequently, यानी कि कंक्लूजन फॉलो हो सकता था यहाँ पे, बट स्टिल ये some missing इंटरमीडिएट कंक्लूजन. इट कुड अ पॉसिबल इंटरमीडिएट कंक्लूजन. यहाँ पर एक ऐसा क्लेम है जो कि फाइनल क्लेम को पहुंचाएगा, इन्फ्लुएंशियली क्लेम करेगा. Consequently, there are standards and protocols in place to avoid it. Okay, and DGCA safety audits are an ongoing feature and are spelled out in the annual surveillance plan. तो DGCA एक ऐसी संस्था है जो कि सेफ्टी ऑडिट्स करती है एयरलाइंस का. उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना है एयरलाइंस को. उनका ऑलरेडी एक स्टेट ऑफ आर्ट स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम बना हुआ है. ओके, जिसमें सारे सेट ऑफ रेगुलेशंस और एक्टिविटीज़ हैं फॉर एयर सेफ्टी. And the latest iteration of the program red flags deficient maintenance and concludes that a large number of incidents occur as a result of component failure. तो हम कुछ ऐसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं जिसको अवॉइड किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कॉम्पोनेंट फेलियर्स हो रहे हैं और एयर सेफ्टी का इशू है. तो उनके जो DGCA के जो सेफ्टी ऑडिट्स हैं वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं इस बारे में. लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली शुड बी द मेन आइडिया, मेन कंक्लूजन ऑफ दिस होल थिंग. A says that policy support for aviation is not adequate in India. क्या ये हम कंक्लूड कर सकते हैं? क्या सारे के सारे प्रीमाइसेस इस बात को प्रूव कर रहे थे कि पॉलिसी सपोर्ट फॉर एविएशन एडुकेट नहीं है इंडिया में? सिर्फ एक बात हमें पता थी, वो ये कि कंपोनेंट फेलियर एक बहुत बड़ा कारण है. अदरवाइज एवरीथिंग इज ऑन प्लेस, सब कुछ प्लेस्ड है, रूल्स रेगुलेशंस, DGCA का ऑडिट. तो हम ये क्लियरली कंक्लूड नहीं कर सकते. सारे के सारे क्लेम्स हमारे कंक्लूजन को क्लेम नहीं कर रहे हैं. सारे के सारे क्लेम्स हमारे कंक्लूजन को कंक्लूड नहीं कर रहे हैं. लेट्स सी बी. बी सेज दैट एविएशन इन इंडिया इज बीइंग मेड सेफर विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ एयरलाइंस एंड DGCA. बिल्कुल हम कह सकते हैं क्योंकि बोथ एयरलाइंस एंड DGCA का मेंशन था हमारे स्टेटमेंट में. हमारे प्रीमाइसेस यही बता रहे थे कि एयरलाइंस और DGCA दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि हमारा एविएशन और बेहतर सेफ हो सके. तो काफ़ी हद तक हम बी को एक पोटेंशियल आंसर मानेंगे. यहाँ पर एक को रिजेक्ट करेंगे. C says that there is a constant stream of communication between airlines and regulator on the subject of airline security. जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हम ये सारे के सारे क्लेम्स इस चीज़ को प्रूव करने के लिए नहीं बोल रहे थे और B एक बेटर आंसर होगा C से. D says that increase in the flow of airline passengers has led to DGCA and airlines to improve safety protocol. Nowhere is
mentioned about airline passengers, so directly we can reject this idea, or B should be the correct answer. Absolutely B ही सही आंसर है. इसका स्क्रीनशॉट और एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं. Let's move on to question number 24, the second last question of the day. Though law commissions and constitutional courts have argued for independence of prosecution department in some of the states, it is headed by senior IPS officer instead of a lawyer who rises up prosecutorial ranks. Consequently, prosecutors in such states have to point out weakness in charge sheet and end up as mouthpieces of police version, however poorly crafted they may be. यानी वो स्टेट्स जिनमें प्रॉपर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता ही नहीं और पुलिस ही प्रोसिक्यूशन का काम करती है, वहाँ पर उतना अच्छा चार्जशीट नहीं बन के आता और वो सिर्फ पुलिस का जो वर्जन है उसको डिक्टेट करते हैं. ठीक है, दैट इज़ द एग्जैक्ट मेन आइडिया. और यहाँ पर क्या चीज़ प्रूव करने की कोशिश की है वो हम देखेंगे. मेन कंक्लूजन, लेट्स सी. जुडिशरी एंड पुलिस वर्क इंडिपेंडेंटली इन इंडिया. क्या ये इस पर्टिकुलर जो चारों क्लेम के जो सार है वो यही है? जी नहीं. जुडिशरी और पुलिस वर्क इंडिपेंडेंटली यही प्रूव नहीं कर रहे थे. हम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की फेलियर की बात कर रहे थे जहाँ जहाँ पर वो पुलिस द्वारा हैंडल किया जाता है. बी सेज दैट स्टेट्स हैव द पावर टू फ्रेम पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन मशीन इन इंडिया. स्टिल वी कैन नॉट से दैट यही फाइनल कंक्लूजन है. सारे के सारे प्रीमाइसेस इसको क्लेम कर रहे थे, नहीं बोल सकते, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखती है. सी सेज दैट इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसिक्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज शीट. क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसिक्यूशन सिर्फ चार्जशीट की स्ट्रेंथ से दिखती है? हम इन्फर कर सकते हैं, बट सारे के सारे क्लेम इसको प्रॉपरली नहीं क्लेम कर रहे हैं, फाइनल कंक्लूजन नहीं बता पा रहे हैं. डी सेज दैट पुलिस वर्जन ऑफ द क्राइम मे बी डिस्टॉर्टेड. अगेन कुड बी एन इन्फ्रेंस, लेकिन चारों के चारों क्लेम इस चीज़ को प्रूव नहीं कर रहे हैं. एंड ई सेज दैट देयर इज नो यूनिफॉर्म लॉ फॉर डिफरेंशिएटेड पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन स्ट्रक्चर इन इंडिया. क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्टेट्स में प्रोसिक्यूशन का एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है और काफ़ी सारे में एक पुलिस ही प्रोसिक्यूशन का काम करती है, जो कि हमें दर्शाता है कि कोई एक यूनिफॉर्म लॉ है ही नहीं जो कि डिफ्रेंशिएट करे इन दोनों रोल्स को, स्ट्रक्चर को. इसीलिए ई एक बेटर कंक्लूजन होगा इस पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट का. ठीक है, यहाँ सारे के सारे प्रीमाइसेस एक ही चीज़ प्रूव कर रहे हैं कि देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रूल और अ लॉ फॉर पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन रोल्स इन इंडिया. और ए बी सी डी वैसे भी फार ऑफ आंसर थे, हम एनी वेज हम एलिमिनेट कर सकते हैं उनको एज एन आंसर एंड विल टेक ई एज द करेक्ट आंसर. ओके, ई इज द करेक्ट वन एंड विल मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. लेट्स सी. मोस्ट एयरलाइंस आर शिफ्टिंग फ्रॉम प्लास्टिक टू वुडन कटलरी. Earlier, very thin plastic was used to wrap some meal items. Now, the permitted and thicker 100 micron plastic is used for that purpose. यानी ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइंस ने अपनी वुडन कटलरी को चेंज करके थिन प्लास्टिक से और चेंज करके कुछ चेंजेस किए अपने मील आइटम्स को रैप करने के लिए. ओके, एयरलाइंस आर शिफ्टिंग फ्रॉम गिविंग वाटर इन स्मॉल प्लास्टिक बॉटल्स टू गिविंग अ पेपर कप्स in which water is poured from large bottles by the crew. Salads and desserts are currently transparent plastic covers and they will be replaced by cardboard. Okay. So the look and feel will change and work is on to develop cutlery made of paper or pulp. यानी hard plastic से हम move कर रहे हैं wooden cutlery की तरफ, paper pulp की तरफ. ओके, तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा कोई फिनोमिना हुआ है जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है, ट्रांजिशंस लेने पड़ रहे हैं और प्लास्टिक से हम मूव करेंगे वुडन कटलरी की तरफ ताकि पूरा लुक चेंज हो जाए, पूरा फील चेंज हो जाए एयरलाइंस में जिस तरीके से फूड और वाटर या बेवरेजेस सर्व होते हैं. लेट्स सी व्हाट वुड शुड बी द करेक्ट आंसर. ए सेज दैट प्लास्टिक ऑफ थिकर लेंथ आर मोर टेंसाइल एंड देयरफॉर आर परमिटेड. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैंसिल आउट, क्योंकि प्लास्टिक से हम शिफ्ट कर रहे हैं वुडन पल्प की तरफ, तो काफ़ी वियर्ड सा आंसर होगा ये. B says that objects made of wood or pulp are less polluting than plastics. क्या हम ये क्लेम कर सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वुड और आर लेस पॉल्यूटिंग? हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, लॉजिकली इसको हम कंक्लूड सकते हैं, इसको बकेट आंसर रख सकते हैं. लेट्स सी. सी सेज द बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक हैज चेंज्ड इन फ्लाइट मील पैकेजिंग एंड सर्विसिंग. तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा फिनोमिना हुआ है जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक ने का बैन हुआ है और उसकी वजह से शायद इन फ्लाइट मील पैकेजिंग चेंज हुई है. बट ये अप्लाई करना होगा एक्स्ट्रा नॉलेज.
एक तरीके की एक्स्ट्रा नॉलेज हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम, कोई एविडेंस नहीं है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया, इसीलिए इसको हम फिलहाल रिजेक्ट करेंगे एज एन आंसर। डी सेज दैट एयरलाइंस हैव इश्यूज रिगार्डिंग द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स ऑन बोर्ड। फिर कोई इशू है, लेकिन हम इसको सिर्फ एज एन इन्फ्रेंस इशू ले सकते हैं, लेकिन हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे प्रीमाइसेस इसको कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे थे। E says that airlines have corporate social responsibility to reduce the use of single-use plastics. Again, extra information. Corporate social responsibility के बारे में कोई direct बात नहीं हुई थी, तो we'll reject it as an answer, and B should be a much better answer. Yes, absolutely, B is the correct answer, and A lacks evidence. C is a good inference. Okay. और इसी के साथ हम इस पर्टिकुलर वीडियो को अंत करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आपको मिलेगा जिसमें हम फिर ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस लेके आएंगे। टिल देन आपको पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, ठीक है। और मेरी तरफ से अगेन गुड बाय एंड जय हिंद।